Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारी आज की क्लास से तो ज्योग्राफी एनसीईआरटी की स्टार्ट कर दी है, जिसकी 6th क्लास आज आपकी होने वाली है। देखिए ये फर्स्ट चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। कौन सा है? सौर मंडल में पृथ्वी। तो देखिए जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों के ऊपर इस चैप्टर में बात की गई है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से जो ज्योग्राफी का है। देखिए फर्स्ट जो पॉइंट है वो है पूर्णिमा। देखिए पूर्णिमा क्या है? पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। देखिए जो पूर्ण चंद्रमा जब दिखता है तभी क्या कहलाई जाती है? पूर्णिमा कहलाई जाती है, जो मंथ में एक बार ही दिखता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? देखिए 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। तो देखिए यहाँ पर अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में बात की गई थी। तो पूर्णिमा क्या होती है? देखिए बच्चों को पता होगा, लेकिन चैप्टर में ये चीज़ें थी तो इसलिए मैं इन शॉर्ट इनको लेकर आई हूँ। तो देखिए पूर्ण चंद्रमा जो पूर्णिमा होगी वो क्या होती है? पूर्ण चंद्रमा वाली रात। और अमावस्या कौन सी होती है? जब 15 दिन निकल जाते हैं पूर्णिमा के बाद तो जो वो रात होती है उसको बोलते हैं नए चंद्रमा की रात्रि या फिर अमावस्या। ठीक है, अंधेरा जिसको बोला जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है खगोलीय पिंड। क्या है? खगोलीय पिंड। देखिए सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। देखिए आसमान में जितनी भी चीज़ें, तारे, चंद्रमा, ठीक है, जो भी स्टार्स वगैरह जो भी होते हैं, सूर्य, ये सब चीज़ें क्या होती हैं या ये क्या कहलाए जाते हैं? ये खगोलीय पिंड कहलाए जाते हैं। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। क्या कहा जाता है? इन खगोलीय पिंडों को ही क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। देखिए सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, क्या है? सूर्य भी एक तारा है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नक्षत्र मंडल। क्या है? नक्षत्र मंडल। देखिए तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। देखिए जैसे सप्तऋषि का समूह होता है, 7 जो तारे आपके होते हैं, एक जगह आपको 3 तारे एक साथ दिखाई देते होंगे, तो ये सब क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, सप्तऋषि है, 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्थात अर्सा मेजर का भाग है। देखिए जो सप्तऋषि है, सप्तऋषि का समूह आपने देखा होगा, सप्तऋषि का समूह भी क्या कहलाया जाएगा? नक्षत्र मंडल का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर ध्रुव तारा। क्या है? ध्रुव तारा। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। देखिए पहले समय में घड़ी तो होती नहीं थी, वॉच नहीं होती थी लोगों के पास, तो जो बुजुर्ग लोग होते थे हमारे, वो क्या करते थे कि रात्रि में जो तारों की दिशा होती थी, रात्रि में जो दिशा निर्धारण किया जाता था वो किसके? वो तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ध्रुव तारा भी इसको कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए पिक्चर थी ये बुक में। अब देखिए इसमें डायरेक्शंस दी गई हैं। देखिए उत्तर दिशा में देखा गया तो उत्तर दिशा में जो तारा है वो क्या है? वो ध्रुव तारा है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए नेक्स्ट है ग्रह। तो देखिए ग्रह क्या होते हैं? कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ही क्या कहलाते हैं? ग्रह या फिर प्लैनेट कहलाते हैं। देखिए ग्रह कौन होते हैं? जिनके पास खुद की प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती और वो क्या करते हैं? वे तारों के प्रकाश से क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंडों को ही ग्रह कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई किससे? प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, जो ग्रह है, देखिए ग्रह को ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है? प्लैनेटाई बोला जाता है उसको, जिसका अर्थ क्या होता है? चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। ठीक है, देखिए जो सूर्य है वो क्या है? तारा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो जो पृथ्वी है वो किससे अपना प्रकाश प्राप्त करती है? तो वो सूर्य से अपना प्रकाश प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है भू आभ। भू आभ क्या होता है? तो ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भू आभ कहा जाता है।
क्यों कहा जाता है? तो देखिए, क्योंकि भू आप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार। क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार। ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ध्रुवों के पास क्या होती है? थोड़ी सी चपटी हुई होती है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 2/3 सतह जो है वो किससे? पानी से ढकी हुई होती है। 2/3 सतह पानी से ढकी हुई होने के कारण ही इसको नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख, कितनी? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है। किसकी? प्रकाश की गति। अब देखिए प्रकाश की गति यहाँ पर क्यों दी गई है? क्योंकि देखिए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, इसीलिए यहाँ पर जो प्रकाश की गति है वो आपको बताई गई है। ठीक है। तो देखिए सूर्य से जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुँचने में कितना टाइम लेता है? तो 8 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर उपग्रह। क्या है? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। देखिए जो आसमान में चंद्रमा दिखता है वो क्या है? एक उपग्रह है। ठीक है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है जो कि इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। देखिए जो पृथ्वी का उपग्रह है वो कौन है? तो वो चंद्रमा है। ठीक है। एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो वो चंद्रमा है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जिसको इनसेट, IRS या फिर एडुसेट इत्यादि हैं। तो ये क्या है? ये मानव निर्मित उपग्रह हैं जो वैज्ञानिक क्या करते हैं? धरती से पृथ्वी पर भेजते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? ये मानव निर्मित उपग्रह कहे जाते हैं। ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है सौरमंडल। क्या है? सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। हम सौर परिवार का नाम देते हैं। देखिए सौरमंडल क्या होता है? तो सूर्य, जो भी 8 ग्रह हैं, उपग्रह और जो अन्य खगोलीय पिंड हैं जैसे कि उल्का, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, उल्का पिंड, ये सब क्या होते हैं? ये सब मिलकर ही क्या बनाते हैं? सौरमंडल बनाते हैं। ठीक है। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ था कि ज्योग्राफी का शब्द, जो ज्योग्राफी शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। अब देखिए ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से ग्रीक शब्द होते हैं जिनसे ये मिलकर बना होता है? तो देखिए फर्स्ट जो है वो होता है जी। क्या होता है? जी, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है? जिसका अर्थ होता है पृथ्वी। जो सेकंड होता है वो होता है ग्राफिया। ठीक है। क्या होता है? ग्राफिया, जिसका अर्थ होता है लिखना। तो देखिए यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब हो गया लिखना, तो इसका मतलब क्या है? पृथ्वी का लिखना या फिर पृथ्वी का विवरण। ठीक है। तो ये ज्योग्राफी का जो शब्द है इसका जो अर्थ है वो क्या है? पृथ्वी का विवरण। ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए नेक्स्ट है सूर्य। क्या है? सूर्य। तो देखिए सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने हैं? 8 ग्रह हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं कौन कौन से? बुध आते हैं सबसे पहले, फिर शुक्र आता है, पृथ्वी आती है, बृहस्पति आती है, शनि आते हैं, यूरेनस आते हैं और नेपच्यून आता है। अब देखिए जो आपकी NCERT की बुक है उस बुक के अंदर इसको याद करने की ट्रिक दी गई थी जिसकी कॉपी मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। देखिए सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का जो आसान तरीका है वो उसमें दिया गया था। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। अब देखिए यहाँ पर M को हाईलाइट किया गया है, V को हाईलाइट किया गया है, E को हाईलाइट किया गया है, M को हाईलाइट किया गया है, J को हाईलाइट किया गया है, S को, U को और N को हाईलाइट किया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या मीनिंग है इन चीज़ों की। तो देखिए M से मरकरी आपका हो जाता है। ठीक है। क्या हो जाता है? मरकरी हो जाता है। ठीक है। V से क्या हो जाता है? तो V से वीनस हो जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट जो आता है ई से क्या होगा आपका अर्थ, ठीक है। एम से क्या हो जाएगा, मार्स हो जाएगा, मंगल। जे से क्या हो जाएगा आपका, देखिए जो जे है, जे से आपका क्या होगा, जुपिटर होगा, ठीक है। एस से क्या होगा, स्टर्न होगा, सैटर्न होगा, ठीक है। उसके बाद यू से यूरेनस होता है, और जो लास्ट आपका होता है वो क्या होता है, नेपच्यून। क्या होता है, नेपच्यून, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ट्रिक दी गई थी एनसीईआरटी की बुक में ही दी गई है आपको याद करने की ट्रिक, किस तरीके से आपको सूर्य से उनकी दूरी के आधार पर क्या करना है, ग्रहों के नाम को याद रखना है। तो किस ट्रिक से आप याद रखेंगे, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए नेक्स्ट है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये क्या कहलाती हैं, तो ये कक्षाएं कहलाती हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है इनको, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, देखिए जो बुध है वो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। अपनी कक्षा में कि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन 88 डेज लगते हैं। किसमें, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं, 88 डेज किसको, बुध को लगते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहा जाता है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। प्लेटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। क्या कहे जा सकते हैं, बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है चंद्रमा, ठीक है। क्या है, चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग कितना, देखिए 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। देखिए जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो चंद्रमा का सिर्फ एक ही पार्ट हमें वहाँ पर क्या है, दिखाई देता है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट यहाँ पर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे, तो देखिए पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1959 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे, तो जिन्होंने सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह। क्या है, क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को ही क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, ठीक है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह ग्रह के ही भाग हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। देखिए जो क्षुद्र ग्रह थे, क्षुद्र ग्रह जो हैं वो किन के बीच पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। और क्षुद्र ग्रह कौन से होते हैं, तो देखिए बहुत समय पहले क्या था कि ग्रहों से टूटकर ही जो क्षुद्र ग्रह हैं वो अलग हुए थे, जिनको क्षुद्र ग्रह कहा गया, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है उल्का पिंड। क्या है, उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए ग्रहों का विवरण देख लेते हैं अब, कौन कौन से ग्रह हैं और क्या क्या उनके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं याद रखने के लिए, ठीक है। तो देखिए ये इमेज दी गई थी, तो देखिए यहाँ पर सूर्य है, ठीक है। सूर्य के जो सबसे नज़दीक है वो है कौन सा, बुध है, ठीक है। अब देखिए सारे ग्रह जो हैं वो 1 बाय 1 यहाँ पर दिए गए हैं। पृथ्वी है, मंगल है, ठीक है। इसके देखिए पहले क्या आता है, बुध आता है, उसके बाद शुक्र आता है, शुक्र के बाद क्या आता है, पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, जुपिटर आता है, उसके बाद शनि आता है, यूरेनस आता है और लास्ट में आपका क्या आ जाता है यहाँ पर, नेपच्यून आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक
जो मेन चीज़ यहाँ पर लिखी गई थी, तो देखिए आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं, तो देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। देखिए यहाँ तक जो आपके हैं, कहाँ तक, जो मंगल तक है, मंगल तक जो है वो क्या है, वो आंतरिक ग्रह हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं, देखिए यहाँ पर शुद्ध ग्रह आ जाते हैं। शुद्ध ग्रह के बाद जो ग्रह आते हैं ये क्या होते हैं, ये बाहरी होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ये बाह्य ग्रह होते हैं, सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, ठीक है। और जो आंतरिक ग्रह होते हैं ये चट्टानों से निर्मित होती हैं। किससे, चट्टानों से निर्मित होते हैं। अब देखिए वन बाय वन इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए आगे मैंने आपका डिटेल्स में ये चीज़ें दी गई हैं। देखिए फर्स्ट जो है वो है आपका क्या है, बुध। क्या है, बुध। यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य के चारों ओर यह जो परिक्रमा करता है उसमें कितना समय लगता है, तो 88 डेज ये लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में, ठीक है। तो देखिए जो बुध है, बुध क्या है, सबसे नज़दीकी ग्रह है और यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट है वो है शुक्र। क्या है, शुक्र। यह पृथ्वी का निकटतम, सबसे चमकीला और सबसे गर्म है। इसे सांझ का तारा या फिर भोर का तारा भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह या फिर जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। सूर्य के चारों ओर का जो परिक्रमण है कितने दिन में पूरा करता है, तो 255 डेज में ये जो सूर्य का चारों ओर परिक्रमा करता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है मंगल। क्या है, मंगल। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह कौन कौन से, फोबोस और डिमोस। क्या है, फोबोस और डिमोस। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने टाइम में पूरा करता है, तो 687 डेज में पूरा करता है, ठीक है। जितनी ही दूर जाते जाएंगे उतना ही टाइमिंग क्या है इनका बढ़ता जाता है। अब देखिए जो बृहस्पति है यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है जिसका रंग पीला है। इसमें सर्वाधिक हाइड्रोजन पाया जाता है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में कितना टाइम लेते हैं, 12 साल लगते हैं, ठीक है। किसको, बृहस्पति को। अब देखिए जो नेक्स्ट है वो है शनि। क्या है, शनि। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के 21 उपग्रह हैं। देखिए 21 उपग्रह हैं जिनमें से जो इसका मेन उपग्रह है वो कौन सा है, टाइटन। क्या है, टाइटन, ठीक है। ये भी मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में कितने, 29 साल इसको लगते हैं। कितने साल लगते हैं, 29 साल लगते हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है अरुण। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह जो है वो क्या है, टाइटेनिया है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में इसको 84 ईयर्स लगते हैं। कितने, 84 साल इसको सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में लगता है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर वरुण। क्या है, वरुण। यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसका उपग्रह क्या है, ट्राइटन है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में इसको 164 ईयर्स लग जाते हैं। कितने, 164 ईयर्स यहाँ पर लग जाते हैं। अब देखिए लास्ट जो है वो है पृथ्वी। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। क्या है, जिस पर जीवन है। एकमात्र इसका क्या है, एक उपग्रह है जिसका है नाम चंद्रमा, ठीक है। कौन सा है, इसका एकमात्र ही उपग्रह है जो कौन सा है, वो है चंद्रमा, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। पृथ्वी उत्तर व दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य से थोड़ी उभरी हुई है। देखिए जैसा कि ग्लोब में दिखा देते हैं कि जो पृथ्वी है वो गोलाकार है, तो पृथ्वी गोलाकार नहीं है। वो क्या है, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर तो क्या है, चपटी हुई है और बीच में से मतलब जो मध्य पोर्शन है उसका, उसमें से थोड़ी सी उभरी हुई है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। देखिए जो ग्लोब है, ग्लोब में जो महाद्वीप होते हैं, ठीक है, इनको क्या करा जाता है, दर्शाया जाता है ग्लोब के थ्रू। एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। देखिए जिसे अक्ष कहा जाता है ये क्या है, ये अक्ष होती है, जो सुई है जिसको 2 अवस्था में डिवाइड करती है। ग्लोब पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। देखिए ये उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव हैं जहाँ से जो ये सुई है ये होकर गुजरती है। अब देखिए जो ये सुई होती है ये पृथ्वी पर एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये एक्चुअल में नहीं है। ये क्या है, एक इमेजिनरी रेखा होती है जो बनाई गई है, लेकिन पृथ्वी पर ऐसा कोई भी सुई नहीं होती, ठीक है। अब देखिए ग्लोब में इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। देखिए जो ग्लोब है वो किस तरीके से घुमाया जाता है, इस डायरेक्शन में घुमाया जाता है।
तो यही चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। अब देखिए, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। देखिए, जो सुई बताते हैं वो क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। ऐसी कोई भी वास्तव में सुई पृथ्वी पर नहीं पाई जाती है। अब देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर एक अन्य काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे विषुववृत्त कहा जाता है। देखिए, विषुववृत्त रेखा कहाँ पर होती है, तो देखिए जब ग्लोब हम देखते हैं, देखिए जब हम ग्लोब देखते हैं तो यहाँ पर जो रेखा होती है वो क्या होती है, जिसको दो बराबर भागों में बांटती है, वो होती है विषुववृत्त रेखा। अब देखिए आगे मैं आपको मैप में दिखाऊंगी। इस रेखा में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। देखिए, जो विषुववृत्त होता है, विषुववृत्त रेखा जो होती है, जो एक काल्पनिक रेखा होती है, ग्लोब को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, और जो नीचे का आधा हाफ पार्ट होता है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब देखिए, अक्षांश रेखाएं यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, इस तरीके से होती है विषुववृत्त रेखा। ठीक है, ये होती है विषुववृत्त रेखा। इसके ऊपर जो पोर्शन होता है वो होता है हाफ, जिसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और इसके नीचे का जो हाफ पोर्शन होता है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। विषुववृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश मतलब समानांतर रेखाएं कहते हैं। देखिए, ध्रुव क्या है आपका? पोल। ये है पृथ्वी का पोल। ठीक है, ध्रुव है। तो देखिए, ध्रुव तक जितनी भी ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो किसके समानांतर होती हैं? विषुववृत्त के समानांतर, विषुववृत्त रेखा के समानांतर होती हैं, उनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, ये जो रेखाएं हैं ये क्या हैं? ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पर विषुववृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। विषुववृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुववृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि अक्षांश जो समानांतर रेखाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 पार्ट्स में देखा गया है उनको किस तरीके से। तो देखिए, जो फर्स्ट है वो है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। क्या है? उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, जो कितने पर होती है? 23.5 पर होती है। किसमें? 23.5 उत्तर में होती है। उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, जो 23.5 दक्षिण में। विषुववृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में ध्रुव व्रत, और जो लास्ट आती है वो होती है विषुववृत्त के 66.5 दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव व्रत। अब देखिए किस प्रकार से डिवाइड की गई है, तो देखिए वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो आती है, देखिए उत्तरी ध्रुव व्रत, उत्तरी ध्रुव व्रत है 66.5 उत्तर में। उसके बाद कर्क रेखा, कर्क रेखा देखिए 23.5 उत्तर में। विषुववृत्त जो होता है वो देखिए किस पर होता है? 0 डिग्री पर होता है। मकर रेखा 23.5 दक्षिण में। दक्षिणी ध्रुव व्रत, देखिए दक्षिणी ध्रुव व्रत 66.5 में, कितने में? दक्षिण में। ठीक है, तो ये 4 रेखाएं हैं जो यहाँ पर डिवाइड की गई हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है, देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है वो है पृथ्वी के ताप कटिबंध। क्या है? पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो देखिए पृथ्वी के ताप कटिबंध भी यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से कटिबंध हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट होता है उष्ण ताप कटिबंध। क्या होता है? उष्ण ताप कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे उष्ण ताप कटिबंध कहते हैं। देखिए ये जो उष्ण ताप कटिबंध है वो किसके? कर्क रेखा और किसके? मकर रेखा के बीच में स्थित होता है। तो देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है उष्ण कटिबंध। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया आपका उष्ण कटिबंध। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आता है आपका शीतोष्ण कटिबंध। क्या होता है? शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा व दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। कैसा रहता है? मध्यम रहता है, इसीलिए इसे शीतोष्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कहा जाता है। तो देखिए शीतोष्ण कटिबंध कैसे होते हैं, तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए जो कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव व्रत के बीच में पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंध, तो ये होगा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ऐसे ही दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध वो कहाँ पर होता है? मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। जो आपका थर्ड है वो है शीत कटिबंध। क्या है? शीत कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के बीच में के क्षेत्र जो होते हैं उनमें बहुत
ठंड होती है क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता, इसीलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। कहाँ पर? तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के बीच में जो क्षेत्र होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? तो उनको शीत कटिबंध कहा जाता है। देखिए ये वाला जो पोर्शन होता है ये क्या है आपका? ये है शीत कटिबंध। ठीक है, तो उत्तर में उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिण में दक्षिणी शीत कटिबंध। ये जो एरिया होता है ये सबसे ज़्यादा क्या होता है? ठंडा होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है देशांतर। क्या है? देशांतर। तो देखिए देशांतर क्या होता है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं वो देशांतर कहलाती हैं। देशांतर को अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है। देशांतर वृत्त जो है वो 360 डिग्री का होता है। किसका होता है? 360 डिग्री का होता है। अब देखिए जो नेक्स्ट है वो है यामोत्तर। क्या है? यामोत्तर। इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने वाली रेखा को मध्याय रेखा कहते हैं, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित से गुजरने वाली यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर माना गया है। प्रमुख यामोत्तर उसको कहते हैं। इसका जो मान होता है वो 0 डिग्री देशांतर होता है तथा यहाँ से हम पृथ्वी को दो समान भागों 180 डिग्री पूर्वी गोलार्ध और 180 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है मुख्य मध्याह्न रेखा होती है, विभिन्न देशों में समय निर्धारित करती है। 180 डिग्री अक्षांश पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसको कहा जाता है। यह एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जहां एक दिन से तारीख बदल जाती है और पूर्वी देश पश्चिम देश से एक या कुछ घंटे आगे चलते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो समय डिवाइड किया जाता है, जो समय का अनुमान लगाया जाता है वो किसके अकॉर्डिंग? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के अकॉर्डिंग देखा जाता है। ठीक है, अब देखिए मानक समय देख लेते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन जो होता है वो पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। देखिए जो सबसे अच्छा जो क्या होता है मापन होता है वो क्या होता है? पृथ्वी और चंद्रमा में जो ग्रहों की स्थिति होती है उससे हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट है, सूर्योदय व सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। देखिए जो पृथ्वी है वो क्या करती है? पूर्व से चक्कर लगाती है। देखिए पूर्व को चक्कर लगाती है पश्चिम से पूर्व को। ठीक है, पश्चिम से पूर्व को जाती है, तो जो स्थान कहाँ पर होगा? जो पूर्व में होगा वो तो आगे होगा और जो पश्चिम में होता है वो क्या होगा? पीछे होगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जो पृथ्वी के पूर्व में होता है उसका टाइमिंग क्या होगा? आगे होगा, और जो पश्चिम में होगा उसका टाइमिंग क्या होगा? पीछे होगा। अब देखिए समय के अंतर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर हम निकालते हैं, तो देखिए 24 घंटे लगते हैं पृथ्वी को, ठीक है, पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे, और कितना घूम जाती है? 360 डिग्री कंप्लीट घूम जाती है। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो 1 आवर कितने के इक्वल हो जाएगा? तो 1 आवर हो जाएगा 15 डिग्री के इक्वल। कितने के हो जाएगा? 15 डिग्री के इक्वल। अगर हम मिनट्स में निकालते हैं तो देखिए 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? तो 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स कितने के बराबर हो जाएंगे? 15 डिग्री के। तो यहाँ से 1 डिग्री कितने के बराबर आ जाएगी? आपकी 4 मिनट के। ठीक है, 4 मिनट के। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखिए किस तरीके से निकालेंगे तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन मानक समय से आपका ज़रूर ही एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कैलकुलेशन टाइप में आपसे पूछ लिया जाए या फिर डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाए, लेकिन एक क्वेश्चन ज़रूर ही आता है एग्जाम में। देखिए इस प्रकार समय जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, देखिए जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा कितना? 15x4। देखिए 15 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? 15 की अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 60 मिनट। देखिए 15 की 4 से मल्टीप्लाई क्यों की है? 15 की 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पर क्यों की गई है? तो देखिए यहाँ पर 1 डिग्री में कितना होता है? 1 डिग्री में 4 मिनट होती हैं। ठीक है, 1 डिग्री में कितनी होती हैं? 4 मिनट होती हैं। इसीलिए इन्होंने क्या किया? 15 डिग्री का निकाला है। तो 15 डिग्री
कि किससे मल्टीप्लाई कर दी उन्होंने, 4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो वो कितने मिनट मतलब आवर्स में टाइमिंग आ गया। लेकिन हमने देखिए पीछे हमने आवर्स में भी निकाला हुआ है, 1 आवर कितने के इक्वल होता है, तो 15 डिग्री के इक्वल होता है। और अगर हम मिनट्स में देखें तो 4 मिनट्स कितने के इक्वल होती हैं, तो 1 डिग्री के इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ करनी कोई ज़रूरी नहीं है, हमें पता है कि 1 आवर कितने के इक्वल होता है, 15 डिग्री के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर वहाँ पर 12 बजे हैं तो पूर्व में कितने बजे होंगे, 1 बजा होगा, क्योंकि जो टाइमिंग है वो क्या चलता है, आगे चलता है। तो देखिए यहाँ पर 1 घंटे का डिफरेंस है, तो वो 1 घंटा पूर्व में क्या हो जाएगा, आगे, और पश्चिम में क्या हो जाएगा, पीछे। तो देखिए अगर हम पूर्व की यहाँ पर बात करें तो पूर्व में देखिए जो समय होगा वो 1 बजा होगा, मतलब 1 घंटा आगे। और अगर हम पश्चिम की बात करें तो वहाँ पर 11 बज रहे होंगे, क्योंकि पश्चिम में जो समय है वो क्या चलता है, पीछे चलता है। तो यहाँ पर 1 घंटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ बस आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपसे पूर्व में पूछा जाएगा तो आपको जो भी टाइमिंग आपका निकलेगा उसको क्या कर देना है, उसमें ऐड कर देंगे। और अगर पश्चिम में जा रहा है तो पश्चिम में क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, जितने भी घंटे का डिफरेंस वहाँ पर आएगा। ठीक है, अब देखिए जो भारत का मानक समय है, देखिए जो भारत का मानक समय है वो हम किस में से कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हमें याद रखना पड़ता है 82.5 पूर्व को मानक या उत्तर माना गया है। मतलब अगर दे दिया कि कोई शहर 72 डिग्री एंड हाफ मिनट पर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे। और डिफरेंस निकालने के बाद जो वो क्या आता है आपका, जो यहाँ पर आपको पता है कि 1 डिग्री कितने के इक्वल होता है, 4 मिनट के इक्वल होता है, या फिर हम आर से कैलकुलेट कर सकते हैं। आर से कैसे करेंगे, 1 आवर इक्वल होता है 15 डिग्री के। तो जो भी यहाँ पर डिफरेंस होकर डिग्री आपको मिलेगी उसके आप 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना टाइमिंग आपका आएगा। अगर पूर्व में पूछा है तो प्लस कर देना, पश्चिम में पूछा है तो माइनस कर देना। ठीक है, अब देखिए इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। भारत ग्रीनविच के 82.5 पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे मिनट आगे है। अब देखिए जो अगर हम देखिए जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच पर जो स्थिति है वो क्या है, 82.5 पूर्व में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर जो समय है वो ग्रीनविच से कितना आगे रहता है, तो 5 घंटे और 30 मिनट्स आगे रहता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि कितना घंटे आगे रहता है, तो 5.5 घंटे आगे रहता है। तो इसीलिए देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आपसे पूछा जाता है कि जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में कितना समय होगा। तो देखिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे हैं और ग्रीनविच से जो भारत है वो कितना आगे चलता है, तो 5.5 घंटे आगे रहता है। तो 2 में अगर आप 5.5 घंटे क्या कर देंगे, ऐड कर दोगे तो कितना बच जाएगा, 7:30 बच जाएगा शाम के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है एग्जाम में। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। अब देखिए प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। पीछे पश्चिम में 12 मानक समय, मतलब 15 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, मतलब 180। देखिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले कितने 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है, 24 समय क्षेत्रों में। अब देखिए यहाँ पर 15 डिग्री कितने के, 1 आवर के इक्वल होता है 15 डिग्री। अगर हम इस 15 डिग्री की किससे 12 से मल्टीप्लाई, क्योंकि देखिए जो पृथ्वी है दो बराबर क्षेत्रों में डिवाइडेड है। ठीक है, 2 बराबर क्षेत्रों में डिवाइड, तो एक तरफ 12 हो जाएंगे और दूसरी तरफ भी कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम पूर्व में निकालते हैं, मतलब अगर हम पश्चिम में निकालते हैं तो 12 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से, क्योंकि देखिए 1 आवर कितने के इक्वल होता है, 15 डिग्री के। तो यहाँ पर भी 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 12 की हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 डिग्री से, तो कितने यहाँ पर भी 180 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए यही चीज़ यहाँ पर इन्होंने बता रखी है कि पश्चिम में 12 मानक समय 180 डिग्री आगे और पूर्व में 12 मानक समय 180 डिग्री। पृथ्वी अपने 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। अब ये बता रखा है यहाँ पर कि 360 डिग्री कैसे घूमती है, तो देखिए वो भी यहाँ पर आपको बता दिया गया है। देखिए इस चैप्टर में मानक समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि मानक समय से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, कि 3rd चैप्टर है ज्योग्राफी का, पृथ्वी की गतियाँ। तो देखिए पृथ्वी की गतियाँ, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, देखिए पृथ्वी की गतियाँ। तो देखिए पृथ्वी की गतियाँ कौन कौन सी हैं, तो पृथ्वी की गति को 2 प्रकार में बांटा गया है। देखिए 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, घूर्णन होती है और परिक्रमण होती है। ठीक है, कौन सी होती है, एक तो घूर्णन होती है, दूसरी कौन सी होती है, परिक्रमण होती है। अब देखिए घूर्णन के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं, घूर्णन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए
घूर्णन क्या होता है? पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। देखिए, जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष जो है वो एक काल्पनिक रेखा है। देखिए, जो पृथ्वी का अक्ष है वो क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। इस तरीके की कोई भी रेखा या फिर कोई भी अक्ष जो है वो पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं होता। सिर्फ क्या ही एक इमेजिनरी लाइन है जो हमने क्या कर रखा है? मान रखी है। ठीक है, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। देखिए, कक्षीय समतल क्या होता है ये भी मैं आपको देखिए फोटो के थ्रू भी बताऊंगी, यहाँ पर पिक्चर के थ्रू। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। देखिए, जो पृथ्वी को मतलब जो ग्लोब है, ग्लोब पर वृत्त जो है जो दिन और रात को विभाजित करता है, किसको? दिन और रात को विभाजित करता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। ठीक है, प्रदीप्त वृत्त उसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर पिक्चर में देख लेते हैं। तो देखिए, जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अब देखिए, जो कक्षीय समतल होता है वो क्या होता है? जो एक ये इमेजिनरी लाइन है जो यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं, ये क्या है? ये है पृथ्वी का कक्षीय समतल। ठीक है, जो यहाँ पर जो पृथ्वी है जब वो क्या करती है? अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाती है, घूर्णन जिसको कहा जाता है, तो वो क्या होती है? वो 66.5 डिग्री पर क्या होती है? 66.5 डिग्री पर होती है। ठीक है, जब वो अपने जो उसका पृथ्वी के अक्ष का जो झुकाव होता है वो कक्षीय समतल से कितना होता है? तो वो होता है 66.5 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ ऊपर बताई गई है। अब देखिए, ये तो आपको पता ही होगा। देखिए, जो प्रदीप्त वृत्त होता है वो क्या होता है? तो देखिए, उत्तरी ध्रुव हमारा ये होता है, दक्षिणी ध्रुव ये होता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है? ये कक्षीय समतल हो जाता है। पृथ्वी का जो झुकाव है वो कितना है? 66.5 डिग्री है। ठीक है, काल्पनिक रेखा से। अब देखिए, जो प्रदीप्त वृत्त होता है वो क्या होता है? तो देखिए, ये जो होता है ये आपका क्या होता है? प्रदीप्त वृत्त होता है, जो पृथ्वी पर दिन और रात को क्या करता है? सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। ठीक है, तो जो दिन और रात पृथ्वी पर होते हैं वो किसके कारण होते हैं? तो घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये बात हो गई आपकी किसकी? घूर्णन से रिलेटेड, कि घूर्णन क्या होता है। तो देखिए, घूर्णन से रिलेटेड यहाँ पर बात हो गई। अब देखिए, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, उससे पहले 1-2 पॉइंट्स और रह गए हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। देखिए, जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का कितना? 24 घंटे उसको यहाँ पर लगते हैं। ठीक है, घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। जो घूर्णन का समय काल होता है उसको क्या कहते हैं? उसको पृथ्वी दिन कहते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन किस तरीके का एग्जाम में पूछा गया है यहाँ पर। तो देखिए, पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। देखिए, 2024 है, उसमें जुलाई में जो एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, ए पॉइंट यहाँ पर है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सेकंड है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 33.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए, जो घूर्णन होता है, घूर्णन क्या होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना बिल्कुल सही है, तो ए पॉइंट तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये कक्षीय सतह से 33.5 डिग्री का कोण नहीं बनाती है, जबकि किसका बनाती है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो देखिए, क्वेश्चन जो है वो आपको एनसीईआरटी की बुक से ही मिले हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पर ए तो आपका सही है, लेकिन बी यहाँ पर क्या है? गलत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल ए ही यहाँ पर क्या है? सही है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर जो घूर्णन से रिलेटेड था वो क्वेश्चन, जो पृथ्वी की गतियाँ हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो आपके लास्ट टाइम पर ये पेपर हुआ है जुलाई 2024 का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है परिक्रमण। ठीक है, देखिए, परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमण से रिलेटेड यहाँ पर देख लेते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है। देखिए, वहाँ पर क्या हो रहा है? जो घूर्णन हो रहा है उसमें क्या है? पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, लेकिन यहाँ पर जो उसकी सेकंड गति है जिसको हम परिक्रमण कहते हैं, वो किसके चारों ओर होती है? तो वो सूर्य के चारों ओर के कक्ष में होती है। जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमण करती है तो उसको बोलते हैं परिक्रमण। जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी तो उसको कहा जाता है परिक्रमण। ठीक है, तो उसे परिक्रमण कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या फिर 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। देखिए, तो देखिए, यहाँ पर 365 डेज हम बोलते हैं एक 1 ईयर में। ठीक है, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पृथ्वी है वो 365 डेज नहीं बल्कि 365 and 1/4 डे। 1/4 डे मतलब 6 घंटा एक्स्ट्रा।
ठीक है, कितने 6 घंटा एक्स्ट्रा, मतलब 1 साल और 6 घंटे, ठीक है, 1 साल और 6 घंटे में क्या करती है, सूर्य के चक्कर लगाती है। तो देखिए चारों वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर क्या करते हैं, एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसीलिए जो फरवरी का महीना होता है वो 28 के बजाय कितने का हो जाता है, 29 का हो जाता है, जिसको हम लीप ईयर कहते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। तो देखिए लीप ईयर क्यों होता है, क्योंकि जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो वो सूर्य का चक्कर 365 दिन, देखिए 365 दिन और कितने 6 घंटे उसको लगते हैं, 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। अब तो 4 साल हो जाएंगे, पहला साल हुआ, फिर सेकंड ईयर हुआ, फिर 6 घंटे, फिर थर्ड ईयर हुआ, फिर 6 घंटे, फिर फोर्थ ईयर हुआ, फिर 6 घंटे। तो ये क्या होता है, 6 का अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में क्या होता है, एक दिन। तो एक दिन यहाँ पर क्या होता है, बढ़ जाता है, जो फरवरी के महीने में क्या होता है, एक दिन को काउंट कर लिया जाता है। तो वो महीना है वो क्या कहलाया जाता है, तो वो जो वर्ष है वो क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं हम लीप ईयर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लीप ईयर क्यों होता है, तो वो चीज़ मैंने आपको बता दी। अब देखिए इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है पृथ्वी की ऋतुएं। क्या है, पृथ्वी की ऋतुएं। एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। देखिए जब पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है उसके कारण क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन आता है। अब देखिए ऋतुओं में परिवर्तन जो आता है, यहाँ पर कौन सा दिन बड़ा होता है, कौन से दिन छोटा होता है, वो सब भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। देखिए जो उत्तरी गोलार्ध होता है, जो ये देखिए जैसे ये पृथ्वी है, इसका जो ये उत्तरी गोलार्ध होगा, ये क्या होगा, ये किसकी तरफ, सूर्य की ओर झुका हुआ होगा। सूर्य की ओर झुका होने के कारण सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती हैं। देखिए जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी कर्क रेखा पर पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। तो देखिए इन क्षेत्रों में क्या हो जाता है, ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात कहा जाता है। क्या कहते हैं, उत्तर अयनात इसको बोला जाता है। देखिए यहाँ पर अगर हम पिक्चर के थ्रू देखें तो देखिए पिक्चर के थ्रू देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए किस चीज़ की बात हुई है, सबसे पहले हुई है आपकी किसकी, 21 जून की। तो देखिए 21 जून को क्या होता है, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। देखिए जब उत्तर आयनात होता है 21 जून को, तो दिन लंबा होता है। क्या होता है, दिन लंबा होता है और रात छोटी होती है, ठीक है। अगर इसके अपोजिट हम बात करें तो देखिए इसके अपोजिट 22 दिसंबर को जो दिन होता है वो छोटा होता है, और जो रात होती है वो लंबी होती है, ठीक है। जो रात होती है वो लंबी होती है। कब की बात कर रहे हैं हम, तो देखिए 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर, जिसको हम बोलते हैं दक्षिण आयनात। क्या कहते हैं, दक्षिण आयनात, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु हो जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु हो जाती है। इसके अलावा देखिए 21 मार्च और अगर 23 सितंबर की बात करें तो यहाँ पर दिन और रात जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। जो दिन रात होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को जो दिन और रात होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं। देखिए 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण आयनात कहा जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। देखिए जो ऑस्ट्रेलिया होता है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। जबकि हमारे यहाँ भारत में देखिए जो क्रिसमस डे है वो कब मनाया जाता है, दिसंबर में मनाया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं, देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता। देखिए जब 21 मार्च
और 23 सितंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर कोई भी अवस्था ऐसी नहीं होती जहाँ पर सूर्य की और कोई भी ध्रुव झुका हुआ हो, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं और इसे विषुव कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? विषुव कहते हैं। ठीक है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। ऐसे ही इसके अपोजिट अगर हम देखें तो 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, तो उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु हो जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाती है, शरद ऋतु हो जाती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण ही दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। देखिए लास्ट पॉइंट जो यहाँ पर है वो क्या है, तो देखिए पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण ही क्या होता है, दिन और रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो देखिए आज की जो चैप्टर था उसमें सिर्फ यही था, पृथ्वी की गतियों को लेकर ही बात की गई है। घूर्णन और परिक्रमण क्या होता है, दिन और रात कैसे होते हैं पृथ्वी पर, और जो वसंत ऋतु, शरद ऋतु और जो ऋतुएं चेंज होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, तो वो सब मैंने आपको यहाँ पर करा दिया है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं देखिए चैप्टर से। तो देखिए चैप्टर होने वाला है, उसका नाम है मानचित्र। तो स्टार्ट करते हैं देखिए फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है मानचित्र क्या होता है। तो देखिए मानचित्र क्या होता है, पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया जो चित्र होता है उसको हम बोलते हैं मानचित्र। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। देखिए जो मानचित्र होता है वो हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक होता है। क्यों? देखिए क्योंकि अभी हम जब याद कर रहे हैं तो मान लीजिए हमें उत्तर प्रदेश का ही अगर हम एग्जाम्पल लूँ, उत्तर प्रदेश की मुझे शहरों का देखना है कि कौन सा शहर कहाँ पर कौन सी दिशा में है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मानचित्र की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, तो देखिए मानचित्र क्या होता है, हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब देखिए मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए 3 टाइप्स यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट टाइप देखते हैं, तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर होता है भौतिक मानचित्र। फर्स्ट क्या है आपका, भौतिक मानचित्र। तो देखिए भौतिक मानचित्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को हम भौतिक या फिर उच्चावच मानचित्र कहते हैं। देखिए जिन मानचित्र में क्या होता है, पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों को दर्शाया जाता है, उन मानचित्र को कहा जाता है भौतिक मानचित्र। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक मानचित्र। तो देखिए राजनीतिक मानचित्र कौन से मानचित्र होते हैं, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गाँवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। देखिए राजनीतिक मानचित्र कौन से होते हैं, जिनमें हम क्या करते हैं, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गाँव और विश्व के विभिन्न देशों तथा राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाते हैं, वो कहलाए जाते हैं राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, नेक्स्ट है थीमेटिक मानचित्र। देखिए थीमेटिक मानचित्र कौन से मानचित्र कहे जाते हैं, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। तो देखिए कुछ मानचित्र जो सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र या फिर वनों का विवरण दिखाते हैं, उनको हम कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, इन मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। देखिए अगर आपके हाथ में कोई मानचित्र देंगे तो उन मानचित्र में जैसे ही इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी, उन्हीं इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उन्हीं सूचना के आधार पर हम क्या करेंगे, इन मानचित्रों का नामकरण करते हैं। ठीक है, अब देखिए मानचित्र के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो देखिए दूरी, दिशा और प्रतीक को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो मानचित्र के कितने घटक हैं, 3 घटक होते हैं। फर्स्ट देखते हैं, देखिए फर्स्ट है यहाँ पर दूरी। कौन सा है, दूरी। तो देखिए मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। देखिए जो मानचित्र होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। अब देखिए मानचित्र आपको एक ग्राफ आपको दिया जाता है। ठीक है, ग्राफ आपको दिया जाता है, उस पर आपको डिस्टेंस वगैरह प्लॉट करने के लिए दी जाती है। ठीक है, तो उसमें हम एक ब्लॉक की कुछ संख्या क्या करते हैं, अपनी तरफ से मान लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर देखते हैं हम कि पन्ने पर किस तरीके से दर्शाया जाता है, पैमाना हम किस तरीके से लेते हैं। तो देखिए जो पैमाना है, स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, वो होता है पैमाना। क्या होता है, जो एक्चुअल दूरी होती है, ठीक है, जो एक्चुअल दूरी होती है और जो हम मानचित्र पर दिखाते हैं, उन दोनों के बीच की दूरी का जो अनुपात होता है उसको कहते हैं पैमाना। ठीक है, अब देखिए उदाहरण के लिए
आपके विद्यालय और घर के बीच की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। देखिए एक्चुअल दूरी कितनी दी गई है? तो 10 किलोमीटर दी गई है। अब इसको हमने पैमाने पर कैसे दर्शाया, मानचित्र में जो पैमाना है उस पर हमने कैसे दर्शाया, तो देखिए जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से दर्शाया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर, देखिए मानचित्र का 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के जो एक्चुअल दूरी है उसके 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। ठीक है, देखिए अगर मानचित्र जो आपको मानचित्र पर जो पैमाना है वो आपको इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक्चुअल दूरी है वो कितनी दी गई है? आपको 10 किलोमीटर दी गई है, लेकिन यहाँ पर जो एक ब्लॉक है उसको हम उसकी कुछ वैल्यू मान करके चलते हैं। ठीक है, तो इस ब्लॉक की वैल्यू हमने कितनी मानी है? 2 सेंटीमीटर मानी है। ठीक है, और इस 2 सेंटीमीटर में हमने क्या किया है? इस 2 सेंटीमीटर के अंदर हमने 10 किलोमीटर को दर्शाया है। ठीक है, 10 किलोमीटर को दर्शाया है। इसका मतलब जो पैमाना होगा, पैमाने पर मतलब जो मानचित्र है, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 5 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं? डिस्टेंस को दिखाते हैं किस पर? मानचित्र में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है दिशा। क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर दिशा। अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिने तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर उत्तर लिखा होता है। ये तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा भी कहा जाता है। देखिए जब आप देखेंगे किसी मानचित्र को तो मानचित्र में इस तरीके की रेखा आपको दिखाई देगी। ठीक है, इस तरीके का तीर जो है वो आपको दिखाई देगा। तो ये क्या करता है? ये आपको जो नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर नॉर्थ है तो नीचे क्या हो जाएगी? आपकी साउथ हो जाएगी। ठीक है, इधर आपकी क्या हो जाएगी? ईस्ट हो जाएगी, और इस डायरेक्शन में आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो ये क्या होता है? ये डायरेक्शन के लिए होता है, मानचित्र पर जो डायरेक्शन है उसको दर्शाने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है प्रतीक। क्या है? प्रतीक। तो देखिए प्रतीक यहाँ पर देखते हैं, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता। इसीलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ठीक है, जो प्रतीक होते हैं वो क्या करे जाते हैं? वो रंगों, चित्रों और रेखाओं के द्वारा क्या करे जाते हैं? दर्शाए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ प्रतीक से क्वेश्चन भी आपसे जुलाई जो एग्जाम आपका हुआ था सीटेट का, उसमें पूछा गया है दक्कन के पठार को किस कलर से दर्शाया जाता है। ठीक है, दक्कन के पठार को, इसका मतलब उन्होंने किससे क्वेश्चन पूछा? पठारों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि पठार को किस कलर से दर्शाया जाता है भारत के मानचित्र में। तो देखिए पहले यहाँ पर क्या चीज़ें दी गई हैं? तो देखिए यहाँ पर रेलवे लाइन दी गई है। रेलवे लाइन को हम किस तरीके से यहाँ पर दर्शाएंगे? ठीक है, उसके बाद सड़कें दी गई हैं पक्की और कच्ची। तो देखिए पक्की सड़कें ये आपकी हो गई हैं और कच्ची सड़कें आपकी इस तरीके से दर्शाई गई हैं। ठीक है, फिर सीमाएं हो जाती हैं अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय इस तरीके से दर्शाई गई हैं। ठीक है, राज्य इस तरीके से दर्शाई गई हैं और जिला इस तरीके से दर्शाई गई हैं। फिर आते हैं नदी, कुआं, तालाब, नहर और पुल। तो देखिए नदी ब्लू कलर से है। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाएगा? कुआं, देन आपका तालाब। ठीक है, उसके बाद नहर और फिर आ जाएगा पुल। ठीक है, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी देखिए वो भी आपकी किस तरीके से दर्शाई गई हैं। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस और पुलिस स्टेशन। तो देखिए ये भी आपके किस तरीके से दर्शाए गए हैं मानचित्र में। बस्ती और कब्रिस्तान, तो देखिए ये आपके किस तरीके से दर्शाए गए हैं। पेड़ और घास, तो देखिए ये भी आपके इस तरीके से दर्शाए गए हैं। तो देखिए इन चीज़ों को आप एक बार देख सकते हैं। वैसे ये चीज़ें इस तरीके से नहीं पूछी गई हैं, कलर आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, अभी देखिए नीचे यहाँ पर देखते हैं, देखिए रूढ़ प्रतीक क्या होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं रूढ़ प्रतीक? इसमें से देखिए आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पीला रंग जो होता है वो किसका होता है? वो पठारों का होता है। अब देखिए मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। ठीक है, विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। विभिन्न रंगों का उपयोग जो हम करते हैं वो हम इसी उद्देश्य से करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए नीला रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए होता है। देखिए यहाँ पर जो कलर है वो आप देख सकते हैं। नीला रंग किसके लिए होता है? तो नीला रंग होता है जलाशयों के लिए। भूरा रंग होता है पर्वतों के लिए। ठीक है, पठारों के लिए होता है पीला रंग। ठीक है, पी फॉर पठार, पी फॉर पीला रंग आप ऐसे याद रख सकते हैं। हरा रंग होता है मैदानों के लिए। ठीक है, जो मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो देखिए रूढ़ प्रतीक से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए नदियाँ जो हैं वो किस तरीके से हैं? तो देखिए नीले रंग से, जो जलाशय हैं वो किससे? वो आपको नीले रंग से दर्शाए गए हैं। ठीक है, पठार आपके येलो कलर से हैं, विद्यालय आपके येलो कलर से हैं। उसके बाद देखिए पुलिस स्टेशन। ठीक है, PS क्या हो गया आपका? पुलिस स्टेशन हो गया।
ठीक है, इस तरीके से आपको चीज़ें दी गई हैं। देखिए यहाँ पर घास के मैदान भी, मतलब जो वृक्ष हैं वो भी आपको दिए गए हैं, दिखाए गए हैं। तो देखिए ये चीज़ें हैं आपको जो किस चीज़ में, मानचित्र में आपको किस तरीके से दिखाई जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर रंगों को याद रख सकते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, नेक्स्ट है रेखा चित्र। क्या है? रेखा चित्र। तो देखिए रेखा चित्र एक आरेखन होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। तो देखिए रेखा चित्र मतलब हम बता देते हैं ना किसी को कि आप सीधे जाना और जाने के बाद आप राइट हो जाना या फिर लेफ्ट हो जाना। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक कच्चा आरेखन बना करके किसी को क्या बताते हैं, डायरेक्शन बता देते हैं। तो वो क्या होता है, वो कहलाया जाता है रेखा चित्र। ठीक है, कच्चा आरेखन जो होता है उसको बोला जाता है रेखा चित्र। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट आपका है, नेक्स्ट और लास्ट है, देखिए उसको बोल खाका। खाका क्या होता है? तो देखिए खाका जो होता है वो मोस्टली बनाया जाता है जब हम घर का नक्शा लेते हैं, जब हम घर को बना रहे होते हैं तो उसके लिए एक नक्शा डिज़ाइन होता है, उसको बोला जाता है खाका। ठीक है, एक छोटे क्षेत्र का बड़ा पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र को क्या कहते हैं? खाका कहते हैं। जैसे देखिए किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, घर के लिए जब आप रूम डिज़ाइन करते हैं कि इतने स्पेस में हमें क्या चाहिए, अपना घर चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रूम भी निकलने चाहिए, वॉशरूम भी होना चाहिए। उन चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, हम एक खाका तैयार करते हैं। ठीक है, तो वो कहलाया जाता है आपका खाका, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, खाका हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के चैप्टर से। तो देखिए ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि देखिए पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल जो हैं, जितने भी महासागर हैं, ठीक है, महासागर हैं, महाद्वीप हैं, इसके अलावा देखिए जो जलमंडल है, वायुमंडल है, वो सब चीज़ें यहाँ पर होंगी, तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लग सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे आज की क्लास से। तो फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर है वो है आपका भूमंडल। क्या है? भूमंडल। तो देखिए भूमंडल किसको कहा जाता है? पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। यह भूपरपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो देखिए भूमंडल क्या होता है? तो भूमंडल जो होता है वो पृथ्वी का एक ठोस भाग होता है जिस पर हम रहते हैं। यह भूपरपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए जो पोषक तत्व है वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। जो बड़े स्थलीय भूभाग होते हैं उनको महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में इन्होंने बांटा, कौन कौन से? पहला आपका महाद्वीप हो गया और दूसरा महासागरीय बेसिन। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें तो विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट जो है वो समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है। कितना है? देखिए 8848 मीटर ऊंचा है। क्या? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मरियाना गर्त जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। तो वो कहाँ पर है? देखिए जो मरियाना गर्त है ये किस में है? ये प्रशांत महासागर में है। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर नोट लिखा हुआ था एनसीईआरटी की बुक में, क्या आप जानते हैं, देखिए क्या आप जानते हैं जो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन कौन? तो देखिए न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट यहाँ पर है, जापान की जुंगो ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दी हैं। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है महाद्वीप। किसकी बात कर रहे हैं? महाद्वीप की। तो देखिए कौन कौन से महाद्वीप हैं? देखिए पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये महाद्वीप कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो देखिए ये 7 प्रमुख महाद्वीप हैं।
जो हमारी पृथ्वी पर हैं। अब देखिए स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। देखिए जो स्थल का सबसे बड़ा भाग है वो कहाँ पर, वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। अब देखिए फर्स्ट अगर हम बात करें एशिया के बारे में, तो देखिए एशिया जो महाद्वीप है, देखिए एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा, एशिया महाद्वीप। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। देखिए कुल पृथ्वी के क्षेत्रफल के 1/3 भाग में एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। देखिए कर्क रेखा भी इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, देखिए यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जो भाग यूरोप और एशिया को संयुक्त करता है उस भाग को हम बोलते हैं यूरेशिया, और जो यूरेशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है वो यूरोप से अलग करता है एशिया को। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यूरोप। क्या है, यूरोप महाद्वीप। अब देखिए यूरोप महाद्वीप के बारे में देख लेते हैं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। जो यूरोप महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये बात हो गई आपकी किसकी, यूरोप महाद्वीप की। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप। तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए जो अफ्रीका है वो एशिया, देखिए एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद जो आता है वो है अफ्रीका महाद्वीप। विषुववृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। देखिए हम मैप के थ्रू यहाँ पर देखेंगे आगे कि किस तरीके से जो विषुववृत्त है 0 डिग्री अक्षांश पर इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुववृत्त तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। देखिए पूछा जा सकता है एग्जाम में कि तीनों रेखाएं जो कर्क, विषुववृत्त और मकर रेखा है, जो तीनों रेखाएं गुजरती हैं वो किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। इसके अलावा देखिए सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में ही स्थित है। ठीक है, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों तथा महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नदी देखिए नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी वो अफ्रीका से होकर ही गुजरती है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है उत्तरी अमेरिका। देखिए नेक्स्ट जो महाद्वीप है वो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। देखिए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। देखिए फर्स्ट नंबर पे एशिया था, ठीक है, सेकंड नंबर पे अफ्रीका हो गया, और थर्ड नंबर पे कौन सा आ जाता है, तो थर्ड नंबर पे है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। देखिए पूछ सकते हैं पनामा जल संधि जो है वो किस किस को जोड़ती है, तो दक्षिण अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से जोड़ती है। एक संकरे स्थल से ये जुड़ा होता है। ठीक है, यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी तथा पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप तीनों महासागरों से घिरा है। ठीक है, ये जो महाद्वीप है ये तीनों महासागरों से घिरा हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट जो महाद्वीप है वो है दक्षिणी अमेरिका। कौन सा महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, क्या है, एंडीज, देखिए एंडीजा नहीं है, एंडीज है, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। ठीक है, देखिए जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जिसको हम बोलते हैं एंडीज, वो कहाँ पे, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन बहती है। देखिए जो दक्षिण अमेरिका है इसमें विश्व की जो सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी, ठीक है, कौन सी सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन, वो यहाँ पर बहती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए जो सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। ठीक है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी, जो कहाँ पर, अफ्रीका से होकर गुजरती है। ठीक है, कहाँ से होकर गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। अगर हम बड़ी नदी की बात करें, सबसे बड़ी नदी जो है कौन सी आपकी, जो सबसे बड़ी नदी है वो है अमेजन। वो कहाँ से होकर गुजरती है, तो देखिए जो अमेजन नदी है वो कहाँ से होकर गुजरती है, तो वो होती है आपकी दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप।
तो देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। देखिए कंप्लीटली कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और यह सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं और ये सबसे छोटा महाद्वीप है। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है अंटार्कटिका। क्या है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं, लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो भारत के कौन कौन से शोध केंद्र यहाँ पर हैं, तो मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री यहाँ पर स्थित है। तो देखिए जो अंटार्कटिका है यहाँ पर बहुत से देशों के शोध केंद्र स्थित हैं और भारत की अगर हम बात करें तो भारत के जो हैं वो है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है जलमंडल। किसकी बात हम कर रहे हैं, जलमंडल की बात यहाँ पर हो रही है। अब देखिए जलमंडल क्या होता है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। देखिए अगर हम ऊपर बात करें महाद्वीप की तो महाद्वीप की बात कंप्लीट हो चुकी है, अब आपका जलमंडल स्टार्ट हो गया है। तो देखिए जलमंडल जो है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अब नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर जल उपलब्ध होता है। ठीक है, पृथ्वी का 70% जो 71% भाग है वो जल है और जो 29% भाग है वो स्थल है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97%, देखिए 97% से भी अधिक महासागरों में पाया जाता है। अब देखिए महासागरों की बात आगे हम करेंगे। देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर 71% जल होता है लेकिन 29% क्या होता है, स्थल होता है। अब इसमें जो 71% जल है, इसमें से भी जो ये जल है वो 97% से भी अधिक महासागरों में मिलता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर महासागर। ठीक है, महासागर, तो देखिए महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। अब देखिए गतिशील क्यों रहता है, तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां होती हैं। देखिए तरंगे भी आती हैं, इसमें ज्वार भाटा भी आती हैं। ठीक है, धाराएं भी होती हैं। तो ये क्या होती हैं, 3 मुख्य गतियां होती हैं किसकी, महासागरीय जल की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। देखिए यहाँ पर जो महासागर बताए गए हैं वो बड़े से छोटे क्रम में बताया गया, मतलब सबसे बड़ा होगा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। ठीक है, तो बड़े से छोटे आकार के आधार पर यहाँ पर 5 महासागर हैं। वो कौन कौन से हैं, तो देखिए मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है महाद्वीप के बारे में। तो देखिए महाद्वीप यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए एशिया महाद्वीप जो सबसे बड़ा है, यूरोप, ठीक है, इसके अलावा देखिए अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, और लास्ट जो था वो क्या था आपका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, कौन सा था, एक और था आपका अंटार्कटिका। देखिए अंटार्कटिका ये रहा। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, महाद्वीप हैं। अब देखिए जो तीनों रेखाएं थी, जो तीनों मकर रेखा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा, वो कौन से महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, तो देखिए कौन सा महाद्वीप था, तो वो था अफ्रीका महाद्वीप। देखिए अफ्रीका महाद्वीप को आप देख सकते हैं, यहाँ से तीनों की तीनों रेखाएं जो हैं इस महाद्वीप से होकर गुजर रही हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से महासागर हैं। अब देखिए फर्स्ट जो यहाँ पर दिया गया है वो है प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है। देखिए प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा, देखिए मरियाना गर्त पूछ लिया जाता है कि मरियाना गर्त जो है वो कौन से महासागर में स्थित है, तो मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। देखिए आप इमेज में भी देख सकते हैं, देखिए इमेज में भी देख सकते हैं प्रशांत महासागर। तो इसके चारों तरफ कौन से, तो देखिए चारों तरफ इसके दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये जो महाद्वीप हैं इसके चारों तरफ फैले हुए हैं। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। तो देखिए अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा एस अक्षर के आकार का है। देखिए जो अटलांटिक महासागर है वो एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है।
व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। देखिए अगर आपसे पूछ लेते हैं कि व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, तो सबसे व्यस्त महासागर है अटलांटिक महासागर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है हिंद महासागर। थर्ड नंबर पे आपका आता है हिंद महासागर। तो देखिए हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। देखिए ये आप मैप के थ्रू भी देख सकते हैं, जो मैंने आपको ऊपर मैप दिया है। ठीक है, तो इसकी स्थिति भी आप ऊपर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट है दक्षिणी महासागर। क्या है दक्षिणी महासागर? दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। ठीक है, यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो दक्षिणी महासागर है उसके बारे में इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी, इसके अलावा इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आर्कटिक महासागर। तो देखिए आर्कटिक महासागर की अगर हम बात करें, आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुवव्रत में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। देखिए एक जल संधि और यहाँ पर आगे बेरिंग जल संधि। अब देखिए बेरिंग जल संधि क्यों है? क्योंकि देखिए जो प्रशांत महासागर का जो जल वाला भाग है, ठीक है, उसके संकरे भाग से जुड़ा हुआ है कौन? आर्कटिक महासागर। और इस जल संधि का नाम क्या है? तो इसको हम बोलते हैं बेरिंग जल संधि। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है आपका वायुमंडल। अब देखिए महासागर की बात भी यहाँ पर हो चुकी है, नेक्स्ट आपका आता है वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को, उसके घटकों, तापमान और अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया। अब देखिए 5 परत कौन कौन सी हैं? तो देखिए फर्स्ट आपकी आती है क्षोभ मंडल, फिर आती है संताप मंडल, नेक्स्ट आती है मध्य मंडल, फिर आता है आयन मंडल और लास्ट होता है आपका बहिर्मंडल। अब देखिए जो क्षोभ मंडल है, देखिए इनके बारे में जो विस्तार से है वो आपका जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो 7th क्लास है, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। देखिए जो क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल में क्या होता है? जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, ठीक है, जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो इसी परत में होती हैं, जैसे कि कोहरा आना, ठीक है, कोहरा आना। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए बादल, बारिश, ठीक है, बादल, बारिश, तूफान। देखिए तूफान भी इसी मंडल में आते हैं। ठीक है, तो ये किसका है? ये क्षोभ मंडल का, कि जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे कोहरा आता है, बादल आते हैं, बारिश आती है, ये कौन से मंडल, कौन सी परत में आते हैं? तो ये क्षोभ मंडल में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें संताप मंडल की, तो देखिए संताप मंडल में क्या होता है? देखिए मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है, इसमें मौसम संबंधी घटनाएँ नहीं होती। ठीक है, तो इन घटनाओं से ये मुक्त होता है, इसीलिए यहाँ पर जो हवाई जहाज़ हैं, जो एरोप्लेन होते हैं, वो यहाँ पर उड़ते हैं। ठीक है, जो ये पूछ लिया जाता है देखिए क्वेश्चन कि हवाई जहाज़ जो है वो कौन सी परत में उड़ते हैं? तो संताप मंडल में उड़ते हैं। इसके अलावा देखिए जो ओजोन परत है, जो ओजोन परत है वो भी इसी परत में पाई जाती है, संताप मंडल में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो ओजोन परत है वो कौन से मंडल में होती है? तो वो संताप मंडल में होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें मध्य मंडल की, तो देखिए मध्य मंडल जो होता है, इसमें क्या होता है? तो देखिए जो उल्का पिंड होते हैं, जो उल्का पिंड होते हैं वो इस परत में आके जल जाते हैं। ठीक है, जो उल्का पिंड होते हैं वो इस परत में आके क्या होते हैं? जल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है आयन मंडल। ठीक है, कौन सा है? आयन मंडल है। तो देखिए आयन मंडल जो है वो क्या है? वायुमंडल का एक भाग है, एक परत है। ठीक है, इसको वायुमंडल भी कहा जाता है। ठीक है, इस परत में क्या होता है? तो इस परत में जो रेडियो संचार है, जो रेडियो संचार है, इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रेडियो संचार का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट और लास्ट है यहाँ पर बहिर्मंडल। क्या है आपका? बहिर्मंडल। अगर इस मंडल की हम बात करें तो ये वायु की एक पतली परत होती है। क्या होती है? वायु की एक पतली परत होती है, जिसमें क्या होता है? हल्की गैसें,
जो हल्की गैसें होती हैं जैसे कि हीलियम, ठीक है, क्या होती है, हीलियम और हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसें क्या होती हैं यहाँ पर बहती हैं, ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसें क्या होती हैं यहाँ पर बहती हैं। तो देखिए जितने भी यहाँ पर पढ़ते थे आपको उनके बारे में मैंने बता दिया है, जो जो चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं वो सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। तो देखिए नेक्स्ट वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। देखिए इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है और दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा क्या होती है 1% होती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए उपयोगी होती है, जबकि जो नाइट्रोजन होती है वो प्राणियों की वृद्धि के लिए उपयोगी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी उपयोगी होती है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट यहाँ पर है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी से घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वत पे चढ़ते हैं लोग, ठीक है, उनको हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है, इसलिए उनको ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जाते हैं पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए, ठीक है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं साथ में। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। देखिए जो वायु होती है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है और जो दबाव है पृथ्वी पर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, चेंज होता है, एक जैसा नहीं होता, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें जीव मंडल की, तो देखिए जीव मंडल है, यहाँ पर जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरियों से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। देखिए जीव मंडल पर हर प्रकार की चीज़ें आपको मिलेगी, चाहे वो मनुष्य हों, ठीक है, सूक्ष्म प्राणी हो, प्रजातियाँ हों, जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको क्या है यहाँ पर मिलती हैं। अब देखिए मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से और जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल में प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में जंतु जगत और पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इमेज के थ्रू देखते हैं, तो देखिए वायुमंडल भी यहाँ पर है, ठीक है, जिसमें बारिश वगैरह बादल वगैरह हैं। अब देखिए जो जलमंडल है, इसके अलावा देखिए स्थल मंडल है, ठीक है, स्थल मंडल में वही आपको दिखेगा, देखिए घास मैदान वगैरह दिखेंगे आपको, जीव जंतु भी दिखेंगे, यहाँ पर पौधे भी दिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब देखिए नेक्स्ट और यहाँ पर लास्ट है भूमंडलीय तापन, ठीक है, क्या है, भूमंडलीय तापन। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, उसकी वृद्धि हो रही है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि तापमान जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई की जा रही है, इसी वजह से क्या हो रहा है, जो भूमंडलीय तापन है वो हो रहा है, पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की ज़रूरत है। देखिए अगर हम संसाधनों का सीमित तरीके से उपयोग करेंगे तभी जो है वो प्राकृतिक संतुलन बनाया जा सकता है, यही चीज़ यहाँ पर बोली गई है, ठीक है। तो देखिए आज के चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। अभी देखिए एक पॉइंट यहाँ पर रह गया है, देखिए वो इमेज यहाँ पर ऐड होने से रह गई है, जिसमें एक चीज़ पूछी गई थी कि भारत और श्रीलंका, देखिए भारत और श्रीलंका, अगर आप मैप देखें भारत और श्रीलंका का, तो देखिए जैसे इंडिया, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, देखिए जो इंडिया है और यहाँ पर श्रीलंका है, ठीक है, इनके बीच में एक जल संधि होती है, ठीक है, इनके बीच में क्या होती है, एक जल संधि होती है। इस जल संधि का नाम पूछा गया है, तो इस जल संधि को बोलते हैं पाक संधि। क्या बोलते हैं, पाक संधि, ठीक है। तो देखिए भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है उसका नाम यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो वो है आपकी पाक संधि, ठीक है। तो एक लास्ट पॉइंट था जो यहाँ पर
ऐड होने से रह गया था। जो आज हम यहाँ पर चैप्टर करेंगे वो है 6 चैप्टर, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। देखिए जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हैं वो क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है सीटेट के। इसके अलावा देखिए जो 6th क्लास जब आपकी कंप्लीट होगी ज्योग्राफी की, जितने भी क्वेश्चंस आपके अब तक आए हैं इन चैप्टर से बने हैं एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को मैं आपको एक ही क्लास में प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है, देखिए यहाँ पर पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे हैं और कुछ भाग क्या है, कुछ भाग तो देखिए ऊंचे नीचे हैं और कुछ क्या है यहाँ पर समतल हैं। अगर हम देखिए यहाँ पर पिक्चर में देखें तो देखिए अगर हम पर्वतों की बात करें या फिर पर्वत श्रृंखला की बात करें, पहाड़ों की बात करें, तो ये क्या है आपके, ये ऊंचे नीचे हैं, और जैसे मैदानी भाग हैं ये क्या हैं आपके समतल हैं। ठीक है, तो देखिए ऊंचे नीचे भी आपको मिलेंगे और समतल चीज़ें भी आपको स्थल रूप में देखने को मिलेंगी। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है अपर्दन। अपर्दन किसको कहा जाता है? पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को हम अपर्दन कहते हैं। देखिए जब पृथ्वी की जो सतह होती है वो टूट कर घिस जाती है तो उसको हम कहते हैं अपर्दन। जैसे आपने देखा होगा मृदा अपर्दन होता है तो उसमें क्या होता है कि जो आपका फील्ड होता है, खेत होता है, उसमें क्या होता है, एकदम दरार आती है और वो जो सतह होती है क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अपर्दन। अब देखिए अपर्दन को सही करने का ये एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं निक्षेपण। क्या होता है? निक्षेपण। तो देखिए निक्षेपण किस चीज़ में यूज़ होता है? अपर्दन की क्रिया द्वारा जो सतह होती है वो नीची हो जाती है। देखिए जब अपर्दन की प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, जो पृथ्वी की सतह होती है वो क्या हो जाती है, नीची हो जाती है, तथा निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। क्योंकि देखिए जो निक्षेपण की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो ये प्रक्रियाएं होती हैं वो किस में होती हैं, बहते हुए जल में होती हैं, वायु में होती हैं और बर्फ के द्वारा होती हैं। तो इसीलिए देखिए अगर बहते हुए जल से अगर हम फील्ड की बात करें तो जब बहता हुआ जल आएगा तो उसके साथ क्या आता है, मिट्टी भी आती है। तो जो सतह ब्रेक हुई है, जहाँ पर क्या हो गया, ब्रेक होके सतह में क्या होती हैं आपकी दरारें होंगी। ठीक है, तो उन दरारों में क्या होती है, ये वायु फिल हो जाती है और फिल होने के बाद इसका पुनः निर्माण हो जाता है। तो इसीलिए जो निक्षेपण की प्रक्रिया है उसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, अपर्दन की क्रिया को सही करने के लिए। तो देखिए अपर्दन होती है, अपर्दन के बाद ही निक्षेपण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों और मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए दो प्रक्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी? बहते हुए जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती हैं, और जो स्थल रूप होते हैं उनको हम उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर पर्वतों में, पठारों में और मैदानों में वर्गीकृत करते हैं। अब देखिए फर्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं पर्वत। तो देखिए पर्वत है, देखिए पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा होता है और आधार जो होता है वो क्या होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, कुछ पर्वतों पर देखिए, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं जिनको क्या कहा जाता है, जिनको हम हिमानी कहते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। देखिए कठोर जलवायु होती है पहाड़ी इलाके की, इसलिए आपने देखा होगा कि पर्वतीय क्षेत्रों पर बहुत कम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। देखिए जो पर्वत हैं वो एक ही रेखा के क्रम में व्यवस्थित होते हैं, देखा होगा आपने। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला कहते हैं। अब देखिए हिमालय, ओल्पस, एंडीज, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका में किसकी पर्वत श्रृंखला के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो हिमालय, ओल्पस और एंडीज कहाँ कहाँ पर, एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, ये क्या है, ये पर्वत श्रृंखला के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए पर्वत के प्रकार। तो देखिए पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए यहाँ पर मेन 3 पर्वतों की बात की गई है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? कि फर्स्ट जो यहाँ पर है वो है वलित पर्वत। कौन सा है? वलित पर्वत। तो देखिए वलित पर्वत को देख लेते हैं। इनकी सतह ऊबड़ खाबड़ होती है और शिखर जो होता है वो शंक्वाकार होता है। देखिए सबसे मेन जो इसकी क्या है विशेषता है वो क्या होती है, सतह जो होती है इनकी वो ऊबड़ खाबड़ होती है और जो इनका शिखर होता है वो क्या होता है, शंक्वाकार होता है। हिमालय, यूरोपीय ओल्पस, उत्तरी अमेरिकी रॉकी और दक्षिणी अमेरिकी एंडीज जैसे पर्वत जो हैं वो क्या है, वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। तो देखिए कौन कौन से उदाहरण यहाँ पर हो गए हैं, हिमालय है, यूरोपीय ओल्पस है, उत्तरी अमेरिका का रॉकी है और दक्षिण अमेरिका का क्या है, एंडीज है। ये पर्वत क्या है, ये वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी
पर्वत श्रृंखला है। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पुरानी जो वलित पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, तो अरावली श्रृंखला जो है वो क्या है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा, मतलब जो अपर्दन की प्रक्रिया है उसके कारण ही यह श्रृंखला जो है वो क्या हो गई है, घिस गई है। क्योंकि देखिए अपर्दन की प्रक्रिया में क्या होता है, जो सतह होती हैं वो क्या होती हैं, घिस जाती हैं, इसलिए ये जो श्रृंखला है वो क्या हो गई है, घिस गई है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए यहाँ पर पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं। देखिए जो वलित पर्वत होते हैं इनकी जो हाइट होती है वो क्या होती है, शंक्वाकार होती है, ठीक है। और जो इनकी सतह होती है वो क्या होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है। देखिए सतह जो है वो क्या है, यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ है, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको वलित पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट जो पर्वत है वो है भ्रशोंत पर्वत। कौन सा है, भ्रशोंत पर्वत। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाते हैं तब भ्रशोंत पर्वत बनते हैं। देखिए जब बहुत बड़ा भाग टूटता है और वो क्या होता है, ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होता है, तभी भ्रशोंत पर्वत जो है वो बनते हैं। ऊपर उठे खंड को क्या बोला जाता है, उत्खंड बोलते हैं, जो ऊपर उठे खंड होते हैं, और जो नीचे धंसे खंड होते हैं उनको बोलते हैं द्रोणिका भ्रंश। क्या बोलते हैं, द्रोणिका भ्रंश या फिर ग्रोविन उसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की हम बात करें तो देखिए यूरोप की जो रोइन घाटी है और वोज्यत पर्वत हैं वो इस तरह के पर्वत के उदाहरण हैं। अब देखिए यहाँ से भी जो पर्वत हैं वो आपसे पूछे गए हैं, मैचिंग के थ्रू आपसे पूछे गए हैं कि यूरोप की जो राइन घाटी है आपको अलग अलग तरीके से दे दिया और वहाँ पर मैचिंग करने के लिए बोल दिया है, ठीक है। तो देखिए यूरोप की राइन घाटी और वोज्यत पर्वत ये क्या हैं, ये पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं जो आपके क्या कहलाए जाते हैं, भ्रशोंत पर्वत कहे जाते हैं। अब देखिए भ्रशोंत पर्वत का जो पिक्चर है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो उठा हुआ पार्ट होता है वो क्या है, उसको बोलते हैं उत्खंड भ्रंश या फिर हॉर्स बोलते हैं, और जो द्रोणिका भ्रंश होता है, जो निचला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं ग्रोविन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इमेज मैंने आपको दिखा दी है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है वो है ज्वालामुखी पर्वत। कौन सा पर्वत है, तो ज्वालामुखी पर्वत है आपका थर्ड पॉइंट। पृथ्वी के अंदर से निकले लावा के जमाव से ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। देखिए जो लावा निकलता है पृथ्वी के अंदर से, उसके जमाव से जो बनता है वो बनते हैं ज्वालामुखी पर्वत। अब देखिए ज्वालामुखी पर्वत के भी हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का माउंट फुजियामा जैसे पर्वत ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण हैं। तो देखिए अगर आपसे मैचिंग में पूछ लेते हैं तो देखिए ये भी आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। अफ्रीका का कौन सा है, माउंट किलिमंजारो, और जापान का कौन सा है, माउंट फ्यूजियामा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन से एग्जाम्पल है, ये ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए ज्वालामुखी पर्वत आपके इस तरीके के बनते हैं। देखिए लावा से बनता है आपका ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा की परतों के जमने से होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है पठार। तो देखिए नेक्स्ट है पठार। पठार उठी हुई और सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। देखिए ज़्यादा पर्वत अलग हो गए हैं, पठार जो होती है वो उठी हुई होती है, लेकिन क्या होता है, सपाट भूमि के आसपास थोड़ा सा ही क्षेत्र क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा ही अधिक उठा हुआ होता है। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक हैं। देखिए जो भारत में दक्कन पठार हैं वो क्या है, पुराने पठारों में से एक हैं। केन्या, तंजानिया और युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तो देखिए कौन सा, केन्या, तंजानिया और युगांडा कहाँ पर, पूर्वी अफ्रीका, और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार जो है वो इस प्रकार के उदाहरण हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। देखिए जो तिब्बत का पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए ये आपकी पठारें होती हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं, आपकी पठारें होती हैं, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है। देखिए किसकी बात हो रही है, जो तिब्बत का पठार है उसकी यहाँ पर बात हो रही है, जिसकी ऊंचाई क्या है, मध्य समुद्र तल से। देखिए मध्य समुद्र तल से है कितनी, 4000 से 6000 मीटर तक। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। देखिए जो पठार होते हैं बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं क्योंकि बहुत सारे खनिज जो हैं वो यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। अफ्रीका का पठार सोना और हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए जो अफ्रीका का पठार है वो किस चीज़ के लिए, सोने और हीरो के खनन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार, इनमें लोहा, कोयला और मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप याद रख सकते हैं अफ्रीका का पठार किस चीज़ के लिए, सोना और हीरो के खनन के लिए। और भारत में जो छोटा नागपुर है क्या है, छोटा नागपुर पठार जो है वो लोहा, कोयला और मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए
पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। देखिए जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं यहाँ पर बहुत से जलप्रपात होते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी हैं। छोटे नागपुर पठार कहाँ पर, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात जिसको हम बोलेंगे, और कर्नाटक में जोग जलप्रपात है। इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लाबा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। देखिए जो लाबा पठार हैं उनमें क्या होती है, जो काली मिट्टी होती है जो खेती के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उसकी प्रचुरता होती है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, देखिए किस तरीके के क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। तो एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर के आई हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन वलित पर्वतों का एक उदाहरण है। तो देखिए वलित पर्वतों का उदाहरण इनमें से कौन सा है, हिमालय है, अरावली है, यूराल है या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए हिमालय भी है यहाँ पर, अरावली भी है और यूराल भी है। तो तीनों ही यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल है किसके, वलित पर्वत के। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे देखिए इसी तरीके से पूछा गया है कि निम्न में से कौन पुराने वलित पर्वतों का उदाहरण है। तो देखिए कौन सा है जो पुराने वलित पर्वतों का उदाहरण है यहाँ पर। देखिए वॉसजेस है, हिमालय है या फिर यूराल है या माउंट किलिमंजारो है। तो देखिए जो पुराने वलित पर्वत हैं उनका जो एग्जाम्पल है वो क्या है यहाँ पर, तो वो है यूराल। क्या है, यूराल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए माउंट किलिमंजारो जो है ये क्या है, एक ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, वॉसजेस की बात करें तो भ्रशोंत पर्वत है। हिमालय जो है वो क्या है, वलित पर्वत है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, सबसे पुराना, तो वो है यूराल पर्वत। क्या है, यूराल पर्वत। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सही है। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आई कि कौन सा चैप्टर से आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए हमारे आज के चैप्टर से, तो देखिए 7 चैप्टर यहाँ पर आपका होने वाला है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, हमारा देश भारत। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। नेक्स्ट पॉइंट है, पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में यह बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। तो देखिए पश्चिम में क्या है, इसके अरब सागर हैं, पूर्व में अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी है, अगर दक्षिण में देखें तो हिंद महासागर है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का क्षेत्रफल देखिए 32.8 लाख किलोमीटर, देखिए 32.8 लाख किलोमीटर विस्तार है भारत का। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो इसका विस्तार है वो लगभग 3200 किलोमीटर है। देखिए कितना है, 3200 किलोमीटर है। इसके अलावा देखिए अगर हम पूर्व से पश्चिम की बात करें तो देखिए पूर्व से अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक, कच्छ कहाँ है, गुजरात में, कच्छ तक इसका जो विस्तार है वो लगभग कितना है, 2900 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो अगर हम बात करें दक्षिण उत्तर से लेकर के दक्षिण की तो वो कितना है, वो है आपका 3200 किलोमीटर। और अगर हम कहाँ से, पश्चिम से लेकर के पूर्व तक का विस्तार देखें तो 2900 किलोमीटर। ठीक है, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक का कितना हो जाएगा, 2900 किलोमीटर हो जाएगा। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, चीन है जनसंख्या वृद्धि में, और सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे भारत आता है। ठीक है, तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भारत का कौन सा स्थान है, सेकंड स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए भारत की स्थिति, देखिए भारत की स्थिति, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए जो भारत है वो कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। कर्क रेखा जो है, देखिए कर्क रेखा 23.5 उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। देखिए अगर हम नक्शे में देखें, मानचित्र में देखें तो देखिए यहाँ पर जो ये रेखा है ये क्या होती है, आपकी कर्क रेखा होती है जो लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। और कितने अक्षांश पर होती है, तो देखिए 23.5 डिग्री अक्षांश पर होती है उत्तर। ठीक है, 23.5 डिग्री अक्षांश पर। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें दक्षिण से लेकर के उत्तर की ओर जो भारत की मुख्य भूमि है उसका जो विस्तार है, देखिए कहाँ से, उत्तर से लेकर दक्षिण तक की। ठीक है, वो कितना है, तो वो है आपका 84 उत्तर। देखिए 84 तो क्या है, उत्तर, और 37.6 आपका क्या है, उत्तर अक्षांशों के बीच है। तो देखिए कौन कितना विस्तार है, तो यहाँ पर 84, देखिए 84 है, 84 से लेकर के कितना, 37.6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए इधर जो होगा आपका, यहाँ पर जो होगा, देखिए यहाँ पर होगा आपका 84 डिग्री उत्तर, और अगर हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर आपका कितना हो जाएगा,
देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 37.6 मिनट। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें पश्चिम से पूर्व की, तो देखिए पश्चिम से लेकर के पूर्व तक का जो विस्तार है वो कितना है, 78.7। देखिए अगर हम कितना पूर्व से लेकर पश्चिम तक की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 68.7 और इधर हो जाएगा आपका 97.25 मिनट। ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, पश्चिम से लेकर के पूर्व का। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए जो स्थानीय मानक समय है वो कितना है, 4 मिनट का अंतर यहाँ पर होता है। देखिए अगर हम देशांतरों की बात करें तो जो देशांतर होते हैं पृथ्वी पर, इस तरीके से देशांतरों को डिवाइड किया जाता है। तो जो देशांतर होते हैं इनमें 1 डिग्री जो है वो कितने के बराबर होता है, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो पृथ्वी है वो 360 डिग्री घूमती है कितने टाइम में, तो देखिए 24 घंटे में घूमती है। अगर हम यहाँ से 1 घंटे की वैल्यू निकालें तो 1 घंटा कितने के बराबर आ जाएगा, 360 डिग्री और बटे में कितना आ जाएगा आपका अपॉन में 24। अगर हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो देखिए कितना आता है डिवाइड करने के बाद, तो यहाँ पर आ जाता है 15 डिग्री। तो देखिए यहाँ से हमें एक चीज़ तो पता लग गई कि 1 घंटा जो है वो कितने के बराबर है, 15 डिग्री के बराबर है। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना निकाला गया, 1 डिग्री का वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 1 घंटे को मिनट में चेंज करें तो 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, और ये 60 मिनट कितने के बराबर होंगे, 15 डिग्री के। तो यहाँ से 1 डिग्री कितना आ जाएगा, तो देखिए 1 डिग्री जो आ जाएगा वो आ जाएगा 60 और अपॉन में कितना आ जाएगा 15। हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो देखिए 1 डिग्री बराबर कितने हो गया, 4 मिनट के। ठीक है, इसीलिए एक देशांतर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4 मिनट होती है। तो यहाँ पर अंतर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 मिनट का। इसी चीज़ को हम रख करके जो क्वेश्चन हैं आपसे पूछे जाते हैं उनको हम निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय कहते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं भारत की तो देखिए इस तरीके से नक्शा होता है भारत का। जो मानक रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, आपकी यहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, वो स्टैंडर्ड कितना माना जाता है, 82 और 30 मिनट। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए देश का अक्षांशीय विस्तार। देखिए मैंने ऊपर आपको बता दिया है, चीज़ भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है, अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है पूर्व से पश्चिम तक जो देश का विस्तार है वो कितना है, 2934 किलोमीटर। देखिए जो एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है वो 2900 किलोमीटर है, इन्होंने लगभग में माना है, और जो यहाँ पर विस्तार दिया गया है वो 3200 किलोमीटर माना है। अगर आपको एग्जाम में ये दोनों ऑप्शंस दिए जाते हैं तो आपको इनको ही टिक करना है, क्योंकि सीटेट एनसीईआरटी की बुक का मानते हैं आंसर। अगर ये आपको ऑप्शन में नहीं दिए जाते हैं दोनों तो अब आपको इन दोनों को क्लिक करना है, लेकिन अगर ये दिए जाते हैं तो प्रायोरिटी आपको ये रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन अक्षांशीय विस्तार है वो कितना होता है, 2934 किलोमीटर, और जो उत्तर से दक्षिण तक होता है वो कितना होता है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ये विस्तार दिया हुआ है जो एक्चुअल है, लेकिन वहाँ पर जो एनसीईआरटी की बुक में है वो लगभग में माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखें यहाँ पर है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो देखिए 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इनकी सीमाओं से जुड़ी होती हैं। मतलब 7 देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से हैं, तो देखिए इन 7 देशों को यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से 7 देश हैं जिनकी स्थलीय सीमाएं जो हैं वो भारत से जुड़ी हुई हैं। तो देखिए पहला आपका चीन हो जाता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, तो ये 7 देश हैं जो भारत के साथ अपनी सीमाओं का साझा करते हैं। अब देखिए जो श्रीलंका और भारत है इसके बीच में एक जल संधि होती है जिसको पाक जल संधि कहा जाता है। देखिए क्या बोला जाता है, पाक जल संधि इसको कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच जो इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ती है जल संधि, उसको क्या कहते हैं, तो वो पाक जल संधि कही जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए यहाँ पर राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। देखिए राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन किस तरीके से है। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। देखिए प्रशासनिक क्रियाकलापों के आधार पर 28 तो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया। देखिए 29वां राज्य कौन सा बन गया, तो यहाँ पर 2 जून 2014 को बना तेलंगाना, जो किसका पार्ट था, पहले आंध्र प्रदेश का पार्ट था। ठीक है, तो तेलंगाना के बाद कितने हो गए, यहाँ पर 29 राज्य हो गए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है भारत की राजधानी नई दिल्ली है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो क्या है, राजस्थान है, तथा सबसे छोटा राज्य जो है वो कौन सा है, गोवा है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है, और छोटा है गोवा। राज्यों को जिलों में बांटा गया है।
अब देखिए भौतिक विभाजन किस तरीके से है भारत का, वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए भारत में भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। अब देखिए अभी जो जुलाई में एग्जाम हुआ था 2024 में, उसमें पूछा गया कि जो पठार का कलर है, कैसे पूछा गया, वहाँ पर दक्कन के पठार के लिए पूछा गया था कि वो किस कलर से है, कौन सा कलर वहाँ पर यूज़ होता है। तो देखिए जो पठार है उनके लिए कौन सा कलर भारत के मानचित्र में यूज़ होता है, तो यहाँ पर देखिए येलो कलर जो है ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है, ये पठारों के लिए यूज़ किया गया है। देखिए मैप में यहाँ पर आपको दिख जाएगा पठारों के लिए, देखिए पठारी प्रदेशों के लिए कौन सा है, तो यहाँ पर येलो कलर किया गया। तो ये क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में पूछा गया। तो देखिए जो सीटेट है वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है, भारत के उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। देखिए हिमालय पर्वत जो है उसको भी 3 समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं, तो देखिए सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को हिमाद्री कहते हैं। देखिए जो सबसे उत्तर में है उसको हिमाद्री कहा जाता है। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। देखिए जो हिमाद्री है इसमें ही विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय या हिमाचल जिसको बोला जाता है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। शिवालिक जो है वो सबसे दक्षिण में स्थित है। तो देखिए उत्तर में कौन सी हो गई, उत्तर में है कौन सी श्रृंखला है, हिमाद्री जिसको कहते हैं वो उत्तर में स्थित है। इसके अलावा मध्य हिमालय या हिमाचल जिसको जो कहाँ पर है, दक्षिण में स्थित है, किसके, हिमाद्री के। और जो शिवालिक है वो दक्षिण में स्थित है, सबसे दक्षिण में स्थित है शिवालिक। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित हैं। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं। अगर देखिए हम उत्तरी मैदानों की बात करें तो उत्तरी मैदानों के दक्षिण में क्या हैं, प्रायद्वीपीय पठार हैं। पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित हैं। इसकी जो आकृति होती है, देखिए जो ये आकृति होती है प्रायद्वीपीय पठारों की, ये क्या होती है, त्रिभुजाकार होती है। इस क्षेत्र में बहुत सारी पहाड़ी और श्रृंखलाएं स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। देखिए अरावली श्रृंखला जो है वो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। तो देखिए ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको मैप में दी गई हैं। देखिए हर चीज़ यहाँ पर आपको मैप में दे दी गई है कि पहाड़ी श्रेणी कहाँ पर है, पर्वतीय प्रदेश कहाँ पर है, पठारी प्रदेश और मैदानी प्रदेश। तो यहाँ आप एक बार इसके थ्रू भी देख सकते हैं, क्योंकि मैप के थ्रू जब हम चीज़ों को याद करते हैं तो वो अच्छे से हमें याद हो जाती हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है दक्कन पठार। देखिए यहाँ पर दक्कन पठार को किस कलर से भारत के मानचित्र में दर्शाया गया, तो यहाँ पर देखिए येलो कलर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। तो कौन कौन सी नदियाँ करती हैं, तो देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसको बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। इसके अलावा देखिए जो विंध्य और सतपुड़ा हैं ये भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ हैं। अभी देखिए जो ऊपर श्रृंखलाओं की बात की गई, अरावली श्रृंखला जो सबसे पुरानी श्रृंखला है, इसके अलावा जो विंध्य और सतपुड़ा है वो भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, क्योंकि इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और ताप्ती नदी बहती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो देखिए इन्हीं श्रृंखलाओं से जो नर्मदा और ताप्ती नदी बहती हैं और ये कहाँ पर गिरती हैं, अरब सागर में जाकर के मिल जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पर है, भारत में 2 द्वीप समूह हैं। कौन कौन से, एक तो लक्षद्वीप समूह है और दूसरा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। देखिए जो लक्षद्वीप समूह है वो अरब सागर में स्थित है, जबकि जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है वो कहाँ पर है, तो वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चंस मैं आपके लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। तो देखिए जो दक्षिणी भाग है, सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, तो वो होता है शिवालिक। क्या कहा जाता है, शिवालिक। देखिए जो हिमाद्री है वो उत्तर में है, ठीक है, बिल्कुल उत्तर में है। और अगर हिमाद्री के दक्षिण की बात करें तो हिमाद्री के दक्षिण में कौन सा है, तो वो हिमाचल है, यानी कि मध्य हिमालय। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए सह्याद्री को पश्चिमी घाट कहा जाता है। किस चीज़ से जानते हैं, तो पश्चिमी घाट इसको कहा जाता है। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है, तो देखिए पाक संधि मैंने आपको बता दी है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं। तो देखिए अरब सागर की अगर हम बात करें तो अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है, तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है। अगर हम अंडमान और निकोबार की बात करें तो ये कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो देखिए भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चंस थे जो एनसीईआरटी की बुक में दिए गए थे। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर 8th चैप्टर करने वाले हैं ज्योग्राफी की 6th क्लास का। देखिए 6th क्लास के 7 चैप्टर तक मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। 8th चैप्टर हम लोग यहाँ पर करेंगे जो 6th क्लास का लास्ट चैप्टर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सीटेट के एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आया हुआ है। भारत, जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। तो देखिए काफ़ी अच्छे नोट्स आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर तैयार करके लेकर के आई हूँ। काफ़ी इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है मौसम। देखिए मौसम क्या होता है? मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य की विकिरण इत्यादि शामिल हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो देखिए मौसम कभी ठंडा या कभी गर्म होता है, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। अब देखिए ये क्या है? ये वायुमंडल में जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं? इसको ही क्या कहा जाता है? मौसम कहा जाता है। अब देखिए मौसम प्रमुख होते हैं, काफ़ी तरीके के मौसम यहाँ पर होते हैं। देखिए भारत में प्रमुख मौसम होते हैं कौन कौन से? देखिए जो पहला आता है वो होता है दिसंबर से लेकर के फरवरी का, जो आने वाला है, जिसको हम ठंडा मौसम कहते हैं, सर्दी। इसके अलावा देखिए मार्च से मई तक कौन सा होता है? गर्म मौसम होता है, जिसको हम गर्मी कहते हैं। जून से लेकर के सितंबर तक दक्षिण पश्चिम, देखिए ये ध्यान रखना है आपको, दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है, जिसको हम वर्षा कहते हैं। ठीक है, और लास्ट कौन सा होता है? तो देखिए अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का समय होता है, जिसको हम शरद ऋतु कहते हैं। तो देखिए ये मौसम के टाइप हैं जो हमारे यहाँ भारत में होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, शीत ऋतु किसको कहा जाता है? तो देखिए शीत ऋतु कब होती है? ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं। देखिए जब ठंड का मौसम होता है तो जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सीधे हमारी पृथ्वी पर नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान जो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से शीत ऋतु होती है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो देखिए ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। देखिए जो गर्मी का मौसम होता है उसमें जो सूर्य की किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म और सूक्ष्म पवन चलती हैं, जिनको हम लू कहते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें देखिए दक्षिण पश्चिम का मानसून या फिर वर्षा का मानसून। तो देखिए यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। तो देखिए ये जो टाइम होता है ये क्या होता है? ये मानसून के आने या फिर आगे बढ़ने का मौसम होता है। इस समय देखिए जो पवन होती है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, इसलिए क्या होता है? ये जो पवनें होती हैं ये पहाड़ों से टकराती हैं और फिर वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट मानसून के लौटने का समय, जिसको हम बोलते हैं शरद ऋतु। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, देखिए हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की, इस मौसम में वर्षा होती है। तो देखिए जब मौसम के लौटने का समय होता है, जिसको हम शरद ऋतु कहते हैं, तो इस मौसम में जो दक्षिणी भाग है, भारत के जो दक्षिणी भाग है, विशेषकर कौन से? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यहाँ पर इस मौसम में वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं देखिए जलवायु। बात करते हैं जलवायु की। तो देखिए किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है। देखिए अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या कहा जाता है? जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। ठीक है, जो भारत की जलवायु होती है उसको मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। अब देखिए मानसूनी जलवायु, मानसून जो शब्द है वो अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। किससे? मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। तो देखिए मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से? मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर ही निर्भर करती है। देखिए जो भारत की स्थिति है वो उष्ण कटिबंध में होने के कारण क्या होता है? यहाँ पर अधिकतर वर्षा जो होती है वो मानसूनी पवनों से होती है। ठीक है, इसलिए देखिए जो भारत है हमारा, भारत में जो कृषि होती है वो कृषि किस पर निर्भर करती है? जो मानसून की बारिश होती है उस पर निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी पर निर्भर करती है। देखिए किसी भी स्थान की जो जलवायु होगी वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो उसकी स्थिति पर, उसकी ऊंचाई पर और समुद्र से उसकी दूरी पर निर्भर
करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। देखिए इसीलिए क्या होता है कि जो भारत की जलवायु होती है उसमें क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। देखिए ऐसा होता है, क्षेत्रीय विभिन्नता का अंतर पड़ता है, अनुभव होता है। ठीक है, कैसे? देखिए अगर हम बात करें राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म है, जबकि जम्मू कश्मीर के कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तो देखिए यहीं पर देख लीजिए जो भारत की जलवायु है उसमें क्षेत्रीय विभिन्नता का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि देखिए जम्मू और कश्मीर में तो कारगिल में क्या हो रहा है, बर्फीली ठंड पड़ती है, लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर क्या होती है, काफ़ी गर्मी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विश्व की सबसे अधिक वर्षा। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विश्व की सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। किस में होती है? मौसिनराम में होती है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है आपका वनस्पति का। प्राकृतिक वनस्पति किसको कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति क्या होती हैं? तो देखिए हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस और फूलों वाले पौधे इत्यादि। ठीक है, तो देखिए हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जीवन को देखते हैं। कुछ पौधे जो होते हैं वो छोटे होते हैं जिनको हम झाड़ी कहते हैं, जैसे कि कैक्टस हो गया और फूल हो गए। इसके अलावा देखिए बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं जैसे नीम, आम। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे कि नारियल। ठीक है, घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उनको प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। देखिए जो घास, झाड़ियाँ और पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उनको हम बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। अब देखिए जो प्राकृतिक वनस्पति है, जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है। देखिए जलवायु की विभिन्नता के कारण जो वनस्पति है वो अलग अलग तरह की पाई जाती है। किन किन तरह की वनस्पतियाँ होती हैं? तो देखिए भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकारों में बांटा गया है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं सीटेट में। भारत की जो वनस्पतियाँ हैं उनको 5 प्रकारों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? तो देखिए फर्स्ट है आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरे आते हैं उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, तीसरा आते हैं कटीली झाड़ियाँ, फोर्थ आता है आपका पर्वतीय वनस्पति। ठीक है, और लास्ट जो होता है वो होता है मैंग्रोव वन। तो देखिए वन बाय वन चीज़ों को देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या फिर सदाबहार वन। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या फिर सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश ज़मीन तक नहीं पहुँच पाता। तो देखिए जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, वर्षा वन से आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है काफ़ी अधिक मात्रा में। ठीक है, ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। वृक्षों की अनेक प्रजाति इन वनों में पाई जाती है। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसीलिए इनको सदाबहार वन कहा जाता है। तो देखिए जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होते हैं इनको सदाबहार वन किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, ये हर एक मौसम में मतलब समय समय पर क्या करते हैं, अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं। ठीक है, इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष जो हैं वो कौन से हैं? महोगनी है, एबोनी है और रोजवुड है। ठीक है, तो जो अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं कौन कौन से वृक्ष हैं? महोगनी, एबोनी और रोजवुड। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। क्या है? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये काफ़ी घने होते हैं। देखिए ये काफ़ी होगा यहाँ पर, ये काफ़ी घने होते हैं और वर्ष के निश्चित समय में अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। तो देखिए वर्ष के एक निश्चित समय में ये अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। देखिए जो वर्षा वन है वो क्या करते हैं, समय समय पर अलग अलग टाइम पर अपनी पत्तियां गिराते हैं, लेकिन ये वर्ष में एक निश्चित समय पर ही अपनी पत्तियां गिराते हैं। अब देखिए इस तरीके के पाए जाते हैं ये पतझड़ वन। ठीक है, इस तरीके के होते हैं। क्या होते हैं? ये एक निश्चित समय में ही अपनी पत्तियां गिराते हैं, बार बार नहीं गिराते, एक निश्चित समय में इनकी पत्तियां गिरती हैं। अब देखिए नेक्स्ट है इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ जो हैं वो कौन से होते हैं? सौल होता है, सागौन होता है, पीपल और शीशम। देखिए लकड़ियाँ आपने बहुत फेमस लकड़ियाँ सुनी होंगी, ये सागौन की लकड़ी होती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ हैं जो किस में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन में पाए जाते हैं। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है
जो थर्ड है आपका कटीली झाड़ियाँ। तो देखिए कटीली झाड़ियाँ होती हैं, इस प्रकार की वनस्पति देश के सूक्ष्म भागों में पाई जाती है। देखिए जो ये कटीली झाड़ियाँ होती हैं ये देश के सूक्ष्म भागों में पाई जाती हैं। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। देखिए पानी की क्षति को कम करने के लिए, जिससे इनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता ना हो, तो इनकी पत्तियों में बड़े बड़े क्या होते हैं, कांटे होते हैं। देखिए देश के शुष्क भागों में आपको इस तरीके की झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, ये होती हैं आपकी कटीली झाड़ियाँ, जो आपको राजस्थान में देखने को भी मिलती हैं। और देखिए अगर हम बात करें, ये वृक्ष महत्वपूर्ण हैं, जैसे कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर इत्यादि। ये गुजरात, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों तथा गुजरात में पाई जाती हैं, और इसके अलावा राजस्थान में भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है पर्वतीय वनस्पति। क्या है, पर्वतीय वनस्पति। देखिए पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती जाती है। समुद्र तल से 1500 मीटर से लेकर के 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार जो होता है वो क्या होता है, शंक्वाकार होता है। तो देखिए जो पर्वतीय वनस्पति होती है उसमें जो पेड़ों का आकार होता है वो कैसा होता है, तो वो शंक्वाकार होता है। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष भी कहे जाते हैं। तो देखिए इसीलिए इनको शंकुधारी वृक्ष भी कहा जाता है। इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष कौन कौन से हैं, तो देखिए चीड़, पाइन और देवदार। तो देखिए इन जो वन होते हैं, ये पर्वतीय जो वन होते हैं, इनमें कौन से महत्वपूर्ण वृक्ष पाए जाते हैं, चीड़, पाइन और देवदार। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए इस तरीके के होते हैं पर्वतीय वन, देखिए शंकु के आकार के हैं, तो इसलिए इनको शंकुधारी वन भी कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है मैंग्रोव वन। तो देखिए मैंग्रोव वन कौन से वन होते हैं, ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो देखिए जो मैंग्रोव वन होते हैं ये बंगाल के सुंदरवन और अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अब देखिए सुंदरी इस प्रकार के वनों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति। देखिए जो सुंदरी है वो इस प्रकार के वनों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। इस प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, सुंदरवन पड़ा। तो देखिए इस प्रकार के होते हैं ये। देखिए जो मैंग्रोव वन होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए वनों की आवश्यकता हमें क्यों है, वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। तो देखिए पेड़ पौधे हम लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए वन्य प्राणी। विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के उभयचरों, सरीसृपों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। तो देखिए जो वन्य प्राणी हैं, विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। काफ़ी प्रजातियां हैं बड़ी संख्या में जो हमारे भारत में पाई जाती हैं। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें पशु की, तो ये तो आप लोगों को पता होगा कि बाघ जो है वो क्या है, हमारा राष्ट्रीय पशु है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। देखिए अगर हम गुजरात के गिर वन, जो गिर नेशनल पार्क है, वहाँ पर जो एशियाई शेर होते हैं उनका निवास स्थान है। हाथी और एक सींग वाले गैंडे कहाँ पर, असम में पाए जाते हैं। असम के जंगलों में घूमते हैं। इसके अलावा देखिए हाथी केरल और कर्नाटक में भी मिलते हैं। इसके अलावा जो जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू होते हैं, ये हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। देखिए जो पक्षी हैं, जिस तरीके से यहाँ पर जंतु हैं वैसे ही क्या है, पक्षियों की भी प्रचुरता है। मोर जो है देखिए वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। तो देखिए जिस तरीके से जो जानवर हैं, जानवरों के लिए, जो जंतु हैं उनके लिए निवास स्थान है, उसी तरीके से जो पक्षी हैं उनके लिए भी प्राकृतिक निवास प्रदान किए गए हैं। वनों के कटने और जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। देखिए हम वनों को काट रहे हैं तो जो जानवर हैं वो क्या हो रहे हैं, वो शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं ना। अगर वो चीज़ें शहर में आएंगी तो लोग उनका शिकार करेंगे, उनको मारेंगे। तो क्या हो रहा है कि वन कट रहे हैं, जानवर इधर उधर भाग रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं ना, तो वो चीज़ क्या हो गई, उनको खाना पीना नहीं मिल रहा है। तो वनों के कटने और जानवरों के शिकार के कारण जो भारत है, भारत में कई प्रजातियां ऐसी हैं जो तेज़ी से घट रही हैं और बहुत सी तो ऐसी हैं जो समाप्त भी हो चुकी हैं। तो देखिए काफ़ी प्रजातियाँ ऐसी हैं जो लुप्त भी हो चुकी हैं।
प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मानते हैं। तो देखिए पूछा जा सकता है आपसे कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। देखिए आज का चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर से हो सकती थी वो सारी मैंने आपको कराई है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो एग्जाम में आया हो मैंने आप लोगों को ना कराया हो। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको देख करके ही मैं आप लोगों के लिए नोट्स तैयार करती हूँ कि कोई भी जो चीज़ है वो आप लोगों की नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये आपकी थ्योरी की बात हो गई है। थ्योरी अच्छे से पढ़ते रहिए, जो पुरानी क्लासेस हैं उनको रिकॉल करते रहिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी साथ साथ लगाते रहिए। आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आए हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अपने तैयार को बेहतर करते रहिए। आज की क्लास आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।